चलो अब क्या पढ़ेंगे? ओके, एसएसटी निकालिए। दैट इज देखो, दैट इज द कॉलोनियल एरिया इन इंडिया। ध्यान से देखिए, द कॉलोनियल एरा कॉलोनियल एरा हो गया। इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी जगह के लोग आए, आपको ये बात मालूम है? डच फॉर सोसाइटी, यस, फ्रेंच फॉर सोसाइटी यानी और पोर्तुगीज भी आए थे। देखो, इंडिया का कई जगह से तो उस समय ट्रेड होता था, व्यापार होता था। ये देखिए, इंडिया में आपको मालूम है ये कौन है? स्पेन। और स्पेन के लोग क्या कहलाते हैं? पोर्तुगीज। पोर्तुगीज। जबकि ये यहाँ नीदरलैंड है, और नीदरलैंड के लोग क्या कहलाते हैं? बोलो, डच। तो डच भी इंडिया आए, पोर्तुगीज भी आए। अब वास्को डी गामा स्पेन यानी पोर्तुगीज ही था। इसके अलावा क्या आपको ये भी बात मालूम है कि यहाँ ब्रिटेन के लोग भी आए? तो ब्रिटेन के लोग ब्रिटिश कहलाएंगे, तो ब्रिटिशर। ओके, ब्रिटिशर्स। और ये बताओ, ये फ्रांस है, तो क्या फ्रांस की भी यहाँ पर कॉलोनी रही? और यहाँ के लोग क्या कहलाएंगे? सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इनको किसने भगाया? डच। तो डच के बारे में पढ़ेंगे। डच को किसने भगाया? फ्रांस ने। फिर फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांस को किसने भगाया? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स। बोलो बात समझ। ब्रिटिशर्स को महात्मा गांधी, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तुम्हारी हेडलाइन क्या है बताइए? हु डिस्कवर्ड? बताइए, इंडिया को सबसे पहले, दैट इज साउथ अफ्रीका के रास्ते वास्को डी गामा, पहले वो यहाँ पहुंचा, फिर उसके बाद वो कहाँ पहुंचा? कोझिकोडे, दैट इज कालीकट। दैट इज कोझिकोडे में पहुंच गया वो, और ये 1498 में पहुंचा। देखो बुक में कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? दैट इज KOZHI कोडे, यहाँ पर पहुंच गया। दैट इज वास्को डी गामा। अफ्रीका पहुंचा, फिर वहां से पहुंचा। दैट इज वास्को डी गामा। और ये ठीक कह रहे हैं कि उसके पहुंचने की डेट क्या थी? 1498 में पहुंचा। 1498 में जब पहुंचा तो उसने फिर बहुत सारी स्पेन के लोगों को भी, उस समय यूरोप का था पूरा विकास हो चुका था। ओके, तो यूरोप वाज कंप्लीटली, उस समय क्या था बताइए? यूरोप में मशीन्स आ गई थी, हाई टेक मशीन्स आ गई थी, क्योंकि उसमें थॉमस अल्वा एडिशन का बहुत बड़ा योगदान था। थॉमस अल्वा एडिशन ने 2000 डिस्कवर इन्वेंशंस, कितनी इन्वेंशंस की? तो सब आसपास पहुंचते चले गए। तो अब जब इनको इन्वेंशंस हो गए, ये अब इनको चाहिए था रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के लिए ये लोग सोच रहे थे कहीं दूर से, कहीं हम लोग ओरिएंटल से या ईस्ट से कुछ सामान खरीदें। तो सबसे पहले कौन आया हमारे यहाँ भारत में बताओ? दैट इज स्पेन। पहली हेडिंग पढ़ो बुक की। पहली हेडिंग क्या दी गई है? द एज ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, देखो अब हम लोग कॉलोनियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। द एज ऑफ कॉलोनियलिज्म। देखिए, ये दिखाया गया है कि BCE, यानी अगर हम बात करें ये 0 है, तो 0 से 1000 साल पहले
1 मिलेनियम BC। 0 से 1000 साल पहले क्या होगा? 1 मिलेनियम BCE, यानी बिफोर कॉमन ईरा। इसे क्या कहते हैं? बिफोर कॉमन ईरा। और इसे क्या कहेंगे? 1 मिलेनियम CE, कॉमन एरा। 1 मिलेनियम CE, दैट इज कॉमन एरा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि 1000 BCE, फिर 0 आया, यहाँ पर आ जाओ तो 1000 CE। अभी हम लोग 2026 CE पे चल रहे हैं। सही है? यही बताओ ना, कॉमन ईरा में जीसस क्राइस्ट के से होने से यहाँ तक अभी तक आपने पढ़ लिया। जो इंग्लिश कैलेंडर है, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर, वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो कहा गया है यहाँ से यहाँ तक जो व्यापार होता था, तो दैट इज इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड भी कोलोनाइजेशन हुआ है। लेकिन वो किस लिए हुआ है बताओ? जो मुस्लिम थे उनको किस में कन्वर्ट करने के लिए? दैट इज क्रिश्चियनिटी में। किस में कन्वर्ट करने के लिए? क्योंकि जीसस क्राइस्ट पहले आए थे, उसके बाद ये कब आए थे? पैगंबर मोहम्मद यहाँ पे आए थे। समझ आई बात की नहीं? दैट इज 500 साल पहले। यहाँ पर कौन आया था? इस्लाम। इस्लाम का उदय कब हुआ? क्रिश्चियनिटी। और ये जबकि जीसस क्राइस्ट यहाँ पे आए, दैट इज क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियंस और इनके बीच में बहुत सारे क्रूसेड्स हुए। क्या तुम्हें मालूम है क्रूसेड्स का क्या मतलब होता है? करेक्ट, धर्म युद्ध। धर्म युद्ध में इतने लोग मारे गए जो क्रिश्चियन थे, वो इस्लाम को किसमें बदलना चाहते थे? क्रिश्चियनिटी में। और जो इस्लाम थे यानी ऑटोमन एम्पायर, यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था बहुत बड़ा इधर पूरा। तो ऑटोमन एम्पायर बदलना चाहता था उनको, तो आपस में क्लैश हुए रिलीजन को लेके कि हम ज़्यादा पावरफुल, हम ज़्यादा पावरफुल। तो लेकिन वो अलग कोलोनाइजेशन था। वो अधिकार इसलिए किया जाता था कि हम तुमको बदल दें, हम तुम्हारे फेथ को बदल दें, रिलीजन को बदल दें। लेकिन अभी क्या होने लगा उसके बाद जरा देखो। 1000 CE। तो वो इसके बीच में लेकर आप देखो, लास्ट लाइन पढ़ो, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का युद्ध हुआ। ये लाइन पढ़ो, पढ़ो। किसके किसके बीच युद्ध हुआ बताओ? क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम के बीच युद्ध हुआ। बट द एज ऑफ कोलोनाइजेशन रिफर्स, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वी रिफर फ्रॉम द 15th सेंचुरी ऑनवर्ड। हम बात कर रहे हैं 1500 से। हम 1000 की बात नहीं कर रहे हैं। हम कहाँ से बात कर रहे हैं? 1500 CE, या इसको कहते हैं 15th सेंचुरी, 1500 कॉमन ईरा। सही है? तो इस पीरियड के बारे में इस चैप्टर में कहानी कही गई है। आप इसे न समझे, ये रिलीजियस वार या क्रूसेड है। इसे क्या कहा जाएगा? रिलीजियस वार। रिलीजियस वार। 3 बड़े बड़े रिलीजियस वार हुए हैं जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। लेकिन फिर भी दिस इज द एज ऑफ, हम किसकी बात कर रहे हैं? कोलोनाइजेशन। क्या ये मुझे बताओ, क्या इसी पीरियड में ही वास्को डी गामा आया था? यस सर। और आया था तो हाँ, कितने आया साल पहले आया था यहाँ से? 10 साल पहले। 10 नहीं 2 तो साल आप पहले। मुझे बताइए। 2 साल 1498। तो वास्को डी गामा आ गया। 2 साल पहले आया। वास्को डी गामा के आने का मतलब है दैट इज कोलोनियल ईरा ऑफ पोर्तुगीज। उसने आया यहाँ नहीं, गोवा में सबसे पहले अधिकार कर लिया और पूरे समुद्री रास्ते पे, और टिकट बांटने लग गए लोग। कहने लगे जो ये टिकट जिसके पास होगा हमको टैक्स दो, हमने तो आने नहीं देंगे, तुम्हारा जहाज जब्त कर देंगे। ऐसी बदमाशी करने लगे। पूरा सी रूट ही कब्जे में कर लिया, क्योंकि भारत का सारा सामान ईरान जाता था, दूसरी जगह जाता था, कई जगह जाता था। उन्होंने सी रूट पे ही कब्जा कर लिया। तो सबसे पहले किसने कोलोनाइजेशन किया? द फर्स्ट इन्वेडर्स वर द पोर्तुगीज। ओके, क्या ऐसी कोई हेडिंग आपके में दिखाई पड़ती है? और आपको मालूम है ये कौन कौन से 5 देश है? देखो, स्पेन और पुर्तगाल,
फिर उसके बाद क्या दिया है? ब्रिटेन, फ्रांस, इवन स्पेन और पुर्तगाल उस समय अलग अलग था, बाद में ये हो गया स्पेन के ऊपर, यहीं पर ही पुर्तगीज समझिए, ये पुर्तगीज है। तो आप स्पेन को छोड़ो, आसपास ही है पुर्तगीज, कभी साथ हुए हैं कभी अलग हुए हैं। तो पुर्तगाली लोग कौन थे? दैट इज स्पेन के पास ही नीचे में पड़ता है यूरोप में। सो दे who were the invaders? 5 नाम दिए हैं, कौन कौन से बोलो? स्पेन, पोर्टुगीज, नीदरलैंड। 5 चीजों में कौन कौन से 5 बताओ? स्पेन, पोर्चुगीज, फ्रेंच और ब्रिटिश और क्या, नेदरलैंड्स, नीदरलैंड को डच कहोगे, क्या कहोगे? डच। डच। तो अब 5 लोगों ने, सो इसका मतलब है कि इंडिया वॉज कोलोनाइज्ड बाय 5 पावर्स। इंडिया वॉज कोलोनाइज्ड बाय 5 पावर्स, 5 कंट्रीज। कौन कौन सी शिवांग कंट्रीज थी? स्पेन, स्पेन, फ्रेंच, फिर स्पेन सीरियली चलेंगे। अच्छा। स्पेन, पोर्तुगाल, पोर्टुगीज, फिर उसके बाद ब्रिटेन, दैट फ्रांस, इज पोर्चुगीज, जैसे जैसे दिया गया, ब्रिटेन तो इन्होंने पहले दे दिया, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड। डच या नीदरलैंड, और फिर उसके बाद कौन था? एंड ब्रिटेन। ब्रिटेन सबसे लास्ट तक 1957 तक रहे। अच्छा, इन्होंने कौन कौन सी जगह को वो किया? बोलो कोलोनाइज। दे कॉलोनाइज्ड साउथ अफ्रीका। किसको कॉलोनाइज किया? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, समझ में आया? और इसके अलावा एंड अमेरिका। सही है। दे कॉलोनाइज्ड, इसको कॉलोनाइज किया। देखो अफ्रीका, नीचे ही लिखा होगा, अफ्रीका, इंडिया, चाइना से भी बहुत सारे इन्होंने कॉलोनाइज कर लिया था। इसमें नहीं लिखा है, जो फर्स्ट फिगर है उसमें चाइना वाले इनको बहुत अच्छे वेज बॉल दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। सर ये इन यूरोपियंस का ये काम था क्या? सब जगह जाते हैं वहीं पे colonize इनके पास इतनी फास्ट मशीन आ गई थी, तो ये सोच रहे थे हमें कहीं से कच्चा माल मिल जाए, तो वो ये बहुत ज़्यादा आगे एडवांस हो गए थे साइंस में। अब इनको चाहिए था कॉटन, जिससे बना सके कपड़े, 2 रुपए का कॉटन लेके 200 में बेच सकें। तो इनके पास जब ये थॉमस अल्वा एडिसन ने इंजन, मोटर, इंजन का आविष्कार हो गया, मोटर कार बना ली इन्होंने। इंजन बनने से तो सब कुछ बनने लग गया। इसके अलावा इन्होंने स्पिनिंग जेनी बना ली। एक साथ 1-1 हज़ार चरखे चलते थे, यानी सूत काटे जा सकते, थ्रेड बनते थे। फिर उससे कपड़ों की मिलें बना ली, कॉटन मिल्स बना ली। वहाँ मिनटों में शर्ट निकलती थी, यहाँ तो महीनों लग जाते थे। तो अब इनको चाहिए रॉ मटेरियल, तो इन्होंने क्या किया बताइए? ये दिखाने के लिए हम बहुत एडवांस हैं, ये 2-4 चीज़ों से चकित कर देते थे। जब ये राजा के दरबार में आते थे, ये देखो, ये है, ये वो है, और बोलते थे क्या आप हमें ट्रेड की इजाज़त दोगे? वैसे इंडिया ने अपने कोस्टल एरिया में जो जो भी ट्रेड करने आया, इंडिया 100 से व्यापार करता था, हर एक को उसने जगह दी। तो ये लोग भी आए दिखाने, देखो मेरे पास ऐसा पंखा है, ऐसा रखा है मेहरानगढ़ में। तो यहाँ के लोग चकित हो गए, अरे तुम क्या क्या ला रही, तो कभी देखा नहीं है। बोले हमको ट्रेड करने दोगे क्या? एक अच्छा छोटा सा यहाँ घर बना लें, यहाँ पे। बोले हाँ हाँ, अब जो तुमसे सामान खरीदेंगे रख देंगे, फिर घर ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने उसके डोर, इसी चैप्टर में, डोर समुद्र की ओर रखे अपने किले का। अपने किले का दरवाजा किधर रखा? कि समुद्र से चोरी छुपे वहां से वेपन आएंगे, उसको फोर्टिफिकेशन कर लिया। और यहाँ के लोग हमेशा क्या करते थे? एम्ब्रेस करते थे कि भाई व्यापार है, यहाँ से सामान तो सब जगह जाता था। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि इनके पीछे चोरी है। और इंडिया ने वेलकम किया। हाउएवर दे वर क्रूकेड, दे वर इल हार्टेड। तो उसका बाद में ऐसा पड़ा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, लेटर ऑन दे इंटरवीन। जब इनके पास हथियार आ गए तो हिरार्कियल मेटल में, जैसे यहाँ होता था उत्तराधिकार का झगड़ा होता था, 2 भाइयों में झगड़ा हो रहा राजा के, तो एक के साथ हो जाते थे, लो हमारे 500 सैनिक तुम्हारे साथ, 500 सैनिक रहते थे, ज़्यादा इनके नहीं थे। और जबकि राजा के पास 10,000 आपस में लड़ाई करवा दी, एक को मरवा दिया और बोला अब तुम राजा बने हो तो हम तुम्हारे यहाँ बैठेंगे दरबार। कोर्ट में बैठ गए। अब कोर्ट में जब बैठने लग गए तो फिर इंटरवेंशन। ऐसे इन्होंने धीरे धीरे
मतलब विद मिनिमम बैटल और वार दे हैव ऑक्यूपाइड, इसी को कहते हैं कि फूट डालो और राज करो। इनको ये बहुत अच्छी पॉलिसी आती थी, डिवाइड एंड रूल। इन्होंने पूरा, या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी आप देख लीजिए डलहौजी का, जिसमें कि जिसका कोई हियरार्कियल नहीं होगा, उत्तराधिकारी नहीं होगा, सबकी जमीन, तो ऐसी ऐसी चीज़ें चलाई। इन्होंने डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन कभी भी नहीं किया। क्या सीधा वार कभी भी किया? नहीं। इन्होंने कुछ ट्रेटर तैयार किए, जैसे तुमने देखा सिराजुद्दौला बंगाल में, तो उसके अगेंस्ट में मीर जाफर के साथ ये मिलते रहे, पंखा अंखा बेचने के चक्कर में। फिर कहने लगे 500 सैनिक हैं, उनको राजा बना दें। तो उस समय, जिस समय इन्होंने कहा राजा बना दें, तो बताओ यहाँ कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। और उनके सामने उसकी 1 लाख की सेना, ये पूरी आर्मी थी, और इसका लीडर कौन था? मीर जाफर। ये लड़ी नहीं रही थी। मीर, देख लो, आर्मी पूरी इसके साथ थी, और प्लस 500 सैनिक ब्रिटिश के थे। कितने थे? 500। सिराजुद्दौला को बचाने आया फ्रांस की भी कॉलोनी थी, फ्रांस की कॉलोनी मद्रास में थी। लेकिन जब फ्रांस के पास भी उतने सैनिक थोड़ी ना होंगे, इसके सैनिक आए, इसके भी 700 सैनिक आए, कैवेलरी, घुड़सवारों के साथ। बोलो 700 सवार क्या इनसे कभी लड़ पाएंगे? अल्टीमेटली हार हो गई। तो सबसे पहला गद्दार या ट्रेटर इंडिया में किसे कहा जाता है? मीर। इंडिया में जो आपस की फ्रीक्वेंट लड़ाई थी, उसका सीधा फायदा इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छी तरीके से उठाया। बोलो बात समझ में आ गई? अब हम ये समझेंगे कि 5-4 जगह तो इनकी कॉलोनी हो गई। फ्रेंच कहलाते थे फ्रांस के लोग। फ्रांस के लोग क्या कहलाते थे? पोर्चुगल लिखो दे। पोर्तुगीज, स्पेन और फ्रांस, इन लोगों ने, ये देश के नाम है, फ्रेंच वहाँ के निवासियों के नाम है। हाँ, तो फ्रांस लिखो। सही। अब देखो अगले पेज पे आओ। दे हैव कोलोनाइज्ड इंडिया, किसके लिए बोलो? ओनली फॉर इकोनॉमिक एडवांटेज। They have invested very less. Only by their divide and rule policy, they intervene in the matters of king. और उस समय भारत में 500 से अधिक राजाओं का राज्य था। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इस तरीके की द पैरा ऑफ सर माउंटसी, वो आपको वो नहीं होता है कि दैट इज पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट, जिसकी जो हम ही सबसे, ब्रिटिश ही सबसे महान है। एक ऐसी भी चीज़ आपने पढ़ी। तो हाँ, आप हमारी सेना रखो और हम आपको सुरक्षा दें। हमारी सेना को खिलाओ पिलाओ, मैं सुरक्षित करता हूँ। लेकिन तुम किसी के नाम पे सेना रखोगे तो तुम तो उसी के अधीन हो गए। सो इन दिस वे द इंडियंस इजीली सब्जुगेटेड देयर राइट्स, देयर अथॉरिटीज टू ब्रिटिश। सिंपली हैंड ओवर कर दिए, एक एक करके सब हैंड ओवर करते चले। सही है। तो अब ये कैसे हुआ, जरा इस चीज को देखो। दे हैव टेकन, दूसरी चीज क्या बताई गई? दे हैव टेकन इकोनॉमिक एडवांटेज। क्या लिया उन्होंने? एडवांटेज। ठीक है। एंड शिफ्टेड, तुमको अभी मालूम है अमेरिका की क्या इकोनॉमी बता देगा? अमेरिका इकोनॉमी बताओ कितनी? 20 ट्रिलियन। कितनी है? 20 ट्रिलियन। और जबकि चाइना की कितनी है? चाइना की होगी 16 ट्रिलियन। और ये मुझे बताओ इस समय जर्मनी की कितनी है? जर्मनी की कुछ 4, दैट इज 5.02 ट्रिलियन। और जबकि इंडिया की कितनी है? 5.00 ट्रिलियन में है ये। बिलियन, ट्रिलियन, 10 to the power 12 डॉलर। अब तुमको मालूम है ब्रिटिशर्स ने भारत से कितना ट्रिलियन ले गए? 45 ट्रिलियन। 20 देशों की जो इकोनॉमी ना हो पूरे विश्व की, उतना भारत से लूट ले गई है। तो फिर भी they have taken it, हमारी बुक में लिखा है, अभी दिखाएंगे। उनसे भी ज्यादा थी।
और अभी भारत इस पे स्ट्रगल कर रहा है, 5 ट्रिलियन है, लेकिन अब सोचो अगर वो 45 ट्रिलियन हमारे पास होते, 50 ट्रिलियन। ये तो वो ट्रिलियन है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि हम बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तुम्हारे मंदिरों और सबकी रक्षा करेंगे, ताजमहल की रक्षा करेंगे, वहाँ से चमकीले पत्थर, लाल किले से तख्ते ताऊस और जितने म्यूजियम की जितनी स्टैचूज थी जो बहुत 1000 साल पुरानी थी, सब इस समय ब्रिटेन में रखी हुई, सब वो भी लूट लेंगे। तो तुम वहाँ जाओगे तुम्हें लगेगा कि इंडिया के म्यूजियम में घूम, वहाँ के म्यूजियम में वहाँ का कुछ इतना था ही नहीं उनका, तो सारा रखे। अब एक एक चीज के लिए वो बार्गेनिंग कर रहे हैं। इवन इट वाज सेड दैट इंडिया इज द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ एलिजाबेथ। अभी दिखाएंगे तुमको, तुम्हारे ही इंग्लिश ऑथर ने मतलब हमारे क्यों, उनके इंग्लिश ऑथर ने लिखा हुआ है कि दैट इज, ये इंडिया से इतना पैसा आता था तो वो कहते थे कि ये तो भारत से ही तो कोहिनूर ले गए थे जो उनकी क्राउन पहनती थी, लेकिन फिर भी इंडिया को वो ज्वेल कहते थे क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना रिच कंट्री। Earlier, India was the contributing 1/4 economy of the world, यानी 25% इंडिया कंट्रीब्यूट करता था और 25% चाइना। लेकिन वो जब भारत को छोड़ के गए 200 साल बाद, तो भारत इतना गरीब हो चुका था कि 5%, तब हम कितना कंट्रीब्यूट करने लग गए, 5% कंट्रीब्यूट करने लगे। और तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है कि ऑन पेपर 20 से ज्यादा फेमाइन आए इंडिया में उनके साथ, और मतलब 20 से ज्यादा सूखा हुए, समझ में आया नहीं कि जैसे बारिश ना होना ये सब, और कई फेमाइन में 1-1 करोड़ से ज्यादा लोग। बंगाल की तो 1/3 पॉपुलेशन जो उस समय 1770 से जो फेमाइन आया था 76 तक, उसके 20 साल। तो जिस समय फेमाइन हुई उस समय वहाँ का जो वायसराय था वो दिल्ली में बैठ के उसने 5,600 लोगों को 1 हफ्ते तक दावत हुआ, और सारा माल तुम्हारी बुक में लिखा है, गेहूं के टन गेहूं वहाँ भेजे जा रहे, और यहाँ लोग बोलो, बात समझ में आ गई सर? अगर क्या बोलते हैं इंडिया से जो ब्रिटिशर्स थे वो 45 ट्रिलियन मतलब कि लेके गए डॉलर्स, तो अभी उनकी जीडीपी इतनी कम क्यों है? जीडीपी अल्टीमेटली उनके पास कोई कमाई का साधन तो था नहीं, उसके बाद भी दे इंगेज्ड ऑन वॉर, जितना भी था उन्होंने बहुत सारा तो वर्ल्ड वार 2 में लुटा दिया, हाँ। बहुत सारा इधर उधर और कोलोनाइजेशन में लुटा दिया इंडिया से हटने के बाद। वर्ल्ड वार 2 में तो उनको बहुत नुकसान हो गया, ठीक है कि नहीं। और इस समय दे आर द वीकेस्ट। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रख रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर है। दे आर इस समय वो किसी भी इकोनॉमी कहीं ठहरते हैं, ठीक है। लूट के माल से तुम अपने घर को कितने दिन तक चलाओगे? और इंडिया हमेशा सोना उगाती रही, सोने का मतलब ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर खेती ना होती है। अल्टीमेटली इट इज़ द क्रॉप विच सेल्स। तुम्हारे यहाँ की क्रॉप सेल हो रही, जबकि ऑस्ट्रेलिया का 90% जमीन रेगिस्तान है। कहाँ देख लो, हर तरफ बहुत जगह सब ये सब रेगिस्तान है, लेकिन इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम ऐसा फैला हुआ है, हिमालय ही हिमालय, वो पूरा पानी बहा रहा है नीचे। पानी जब बहता है तो फिर खेती होती है। तो इसलिए खेती के अलावा ये न्यूएस्ट लैंड है, गोंडवाना लैंड, जो यहाँ से टकराई थी, हिमालय बन गया था, मालूम है ना, ये नीचे से टकराई थी। इतने ज़्यादा रिच मिनरल्स हैं यहाँ पर कि ज़मीन जहाँ खोदो वहाँ कोई ना कोई आयरन निकल जाता है, एल्यूमिनियम निकल जाता है, कॉपर निकल जाता है। अभी आंध्र प्रदेश में तो ऐसा निकला है, इतना सोना निकला है कि पूरे वर्ल्ड में उतना सोना है। अभी 1 हफ्ते पहले निकला, अब उसका खनन शुरू होगा। सही है? कहने का मतलब है दे प्लंडर्ड 45 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है। वैल्यूइंग टुडे, उस समय नहीं था, लेकिन आज उसकी वैल्यू की जाए तो इतना लूट के दे प्लंडर्ड। कौन प्लंडर्ड? ब्रिटिशर्स की बात की जा रही, दूसरों को ये मौका नहीं मिला। प्लंडर्ड 45 ट्रिलियन डॉलर्स फ्रॉम इंडिया, डॉलर्स फ्रॉम इंडिया। कब? ड्यूरिंग colonial era, 200 years of colonial. Even many statue
of a historical importance were taken by Britishers. Even जब भी कोई वायसराय या कोई जाता था तो अपने साथ जहाज भर के इतना सामान ले जाता था कि वहाँ जाके उसको कहते थे नवाब, यहाँ नवाब कहते थे, और वो वहाँ पहुँचता था तो उसको क्या कहते थे, नवाब. So that is even many historical statues were taken to Britain, which were kept now in their museum. यहाँ तक कि मैंने तुमको बात बता दी. तो अब अगले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 86 पे. पेज 86 पे आप क्या देख रहे हैं कि उस समय ये दिखा रहे हैं कि दे क्लेम कोलोनाइजर्स थे. वो लोग कौन कहलाते थे बताओ? कोलोनाइजर्स. एंड वी वर द कॉलोनीज. कोलोनाइजर्स कौन थे बोलो? ब्रिटिशर्स. जो कोलोनाइज करें वो कोलोनाइजर्स हैं, और वी वर द कॉलोनीज. इंडियंस वर सेड दैट कॉलोनीज. अच्छा, मतलब कि जो जिसके ऊपर राज्य उसे कॉलोनाइजर कौन थे? ब्रिटिशर्स. कॉलोनियल पर्सन कौन थे? जो कॉलोनी में रहेगा उसे क्या कहेंगे? कॉलोनियल पीपल कौन थे? एक है कॉलोनाइजर, ये वर्ड जो कॉलोनाइज करे. हु कॉलोनाइजेस? जो कॉलोनी बनाता है. कॉलोनाइजेस का मतलब है कॉलोनी बनाना. अब कॉलोनियल पीपल कौन थे? इंडियन. हम लोग वी वर कॉलोनियल पीपल. So the colonizers proclaimed themselves that they are on the civilizing mission. जरा पढ़ो लिखी ऊपर की लाइन, पेज नंबर 86 पे पढ़ो. उन्होंने ये दिखाया कि वो जो है 86 पेज पर ये लिखा है, और वो इंडियंस को सैवेज कहते थे, जंगली, बार्बरिक, प्रिमिटिव कहते थे. इंडियंस तो जंगली, इनको सिखाना पड़ेगा, हम तो भलाई के काम में निकले, ऐसे बोलते. सो ये कैसी भलाई है? हाँ, ठीक है. We have embraced them, but we could not notice their ill-hearted feelings. हम ये समझ नहीं पाए कि वो यहाँ क्यों आए, और धीरे धीरे, ठीक है, उन्होंने अपने रूल्स चलाए, चालाकी से काम किया. चलिए, सो क्या चीज कही गई बताइए? कोलोनाइजर्स प्रोक्लेम्ड देम. सब चीज नोट करो, तभी तुम्हें इसके क्वेश्चन आंसर लिखने में आएंगे, वरना ये वर्ड भूल जाओगे. तो ये वर्ड सीखो तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा. प्रोक्लेम्ड देमसेल्फ. उन्होंने खुद को क्या कहा? On civilization mission. They said they came to India to make it advanced. क्या बोला उन्होंने? For bringing progress. Yes, to bring progress. They said that East कैसा है? That is savage. Savage का मतलब असभ्य, जंगली. And barbaric. Primitive. Primitive का मतलब बहुत कम जानने वाला, जबकि हमारे पास 5000 साल का सारा इतिहास था, चाहे कल्चर का हो. इवन हम बहुत आगे साइंस में, हर चीज में आगे थे. उस टाइम तक तो हमारे ऊपर मुगलों ने आक्रमण करके हमारा सारा जो नालंदा में जला दिया था. However, the people were practicing their faiths, their culture. Okay? तो मुस्लिम्स इतना तो कुछ जानते थे नहीं, वो आए तो उन्होंने अपनी तरह से रूल किया, ऐश किया, वो सब किया. लेकिन जो इंडियन कल्चर था, जो इंडिया, जो आयुर्वेदा था या कुछ भी था, इट वॉज फार अर्लियर और बहुत मेच्योर्ड. ठीक है, हमने कभी नेचर का एक्सप्लॉइटेशन किया था क्या? जैसा ये ब्रिटिशर्स और इंग्लिशमैन कर रहे थे, हमने कभी नहीं किया है इंडियन. ठीक है ना, वी नो हाउ टू केयर एंड लिव विद नेचर, हार्मनी. लेकिन वो ये नहीं जानते.
तो उन्होंने शुरुआती अवस्था में हमें क्या पाया, उन्होंने बोला ये तो बिल्कुल सीधे साधे हैं, चालाक नहीं है, तो प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब जैसे बैक्टीरिया प्रिमिटिव नहीं होता है, और वो कॉम्प्लेक्स बन चुके थे। तो इल हार्टेड, और क्या माना उन्होंने, बार्बरिक। बार्बरिक का मतलब क्रूर होता है, समझ में आया, ऐसा वो इंडिया को मानते थे। और वो कहते थे कि हम इनको सिविलाइज करें। इसीलिए बाद में उन्होंने अपनी नई शिक्षा, वो नीति लॉर्ड मैकाले की चलाई थी कि इनको इंग्लिश सिखाओ तो सिविलाइज, और हमारे सारे गुरुकुल मिटा दिए, ऐसा उन्होंने माना। अच्छा अब आगे देखो, लेकिन द रियलिटी वाज वेरी डिफरेंट। क्या लिखा है अगली लाइन, वास्तविकता इससे बहुत दूर थी। That is the loss of independence, exploitation of resources and destruction of traditional way of life. It was their mega plan and imposition of foreign cultural values. यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स भी बनाए गए और जिनको क्या किया गया कि कन्वर्जन, रिलीजन का धर्म परिवर्तन किया गया, बहुत सारे चर्च खोले गए, ये सब काम किया गया। समझ में आई बात आपको? तो क्या किया गया बताइए। However, the reality was far different. ठीक है, we lost our independence. और क्या हुआ, हमने अपनी आजादी खोई। ठीक है, we got exploited, क्या हमारा शोषण हुआ। एक्सप्लॉइटेशन का क्या मतलब होता है, एक्सप्लॉइटेड, हमारी नहीं सुनी गई। जब हम मर रहे थे फेमाइन में तो कोई हमें खाना देने आया था, उन्होंने कहा कि इनको खाना दोगे तो इनको मांगने की आदत लग जाएगी, मत दो, ब्रिटेन भेज दो, लिखा है इसमें। तो उनका वॉइस है, बोला इफ यू ऐसे डोनेट देम दे विल हैव हैबिट टू दैट इज आस्क्ड, सो डोंट गिव देम, लेट देम डाई, ऐसे बोलो। बात समझ में आई कि नहीं? तो दैट इज वी गॉट एक्सप्लॉइटेड, वी लॉस्ट इंडिपेंडेंस। और क्या क्या हुआ, वी लॉस्ट आवर रिसोर्सेज, वो यहाँ से रिसोर्सेज भी ले, Destruction of traditional ways of life. एंड आवर वी लॉस्ट आवर ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ, वी लॉस्ट इम्पोज, बाध्य कर दिया, ये मानना ही होगा। हाँ, वी लॉस्ट आवर, जो जैसे हम जीते थे वो भी हम भूल गए उनसे लड़ने के चक्कर में। ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। अब आगे देखो, इस तरीके से एंड कल्चरल वैल्यूज, ये सब पीछे की हिस्ट्री की बुक में ये सब बताया नहीं गया, बट कॉलोनी ने बहुत अच्छा किया। इवन वॉट एवर रेलवेज एंड कम्युनिकेशन सिस्टम दे हैव डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ आवर टैक्सेस। वो ब्रिटेन से लाके कर रहे थे क्या यहाँ रेलवे, हमसे जो पैसा मिल रहा था, जो हमारे जंगलों की लकड़ी थी, उसी से ही रेलवे बनवाए। लोग कहते हैं बहुत अच्छा किया, अच्छा नहीं किया। एंड दे मेड रेलवे ऑन दैट ट्रैक ओनली विच रूट्स टू ब्रिटिश, यानी रूरल से जो जाता हो उनके सी पोर्ट पर, और सी पोर्ट से सामान कहाँ ले जाता हो, वहीं बस रेलवे बनाई थी, सब जगह रेलवे नहीं बनाई थी। तुम्हारे इसी चैप्टर में एक रेलवे का नेटवर्क भी ब्लैक कलर से दिया गया, एक मैप इंडिया का दिया गया, तो उसमें तुम देखोगे कि रेलवे नेटवर्क सारे सी पोर्ट की ओर जा रहे हैं। ऐसा दिखा तुम्हें मैप में, है इसी चैप्टर में, आप लोग देखोगे तो मिल जाएगा। देखो ये कितने पेज पे है, तो उसमें ये दिखाया गया है उन्होंने वैसे वैसे रेलवे नेटवर्क बनाया फॉर देयर ओन बेनिफिट। इवन दे वर लिविंग विद लीजर चित्रांस। वो कैसे जीते थे तुमको मालूम है कि द मॉल, मॉल का मतलब समझते हो, लंदन की सबसे पॉश एरिया है, उन्होंने शिमला में द मॉल बनवाया, दार्जिलिंग में मॉल बनवाया। मॉल रोड जानते हो, कहीं किसी भी जगह की सबसे पॉश जगह को मॉल रोड कहते हैं, तो वो किसने बनवाई होगी बताओ, हर जगह मॉल रोड। इट वॉज मेड बाई ब्रिटिशर्स, फॉर होम, फॉर देयर ऑफिसर्स, फॉर देयर जनरल्स। किनके लिए बनाई होगी, जो सबसे पॉश एरिया थी उसको उन्होंने डेवलप किया अपने आराम गाह के लिए, ऐशवाना। हर जगह तुम्हें मॉल मिलेगा,
और जिस भी हिल स्टेशन पे मिलेगा दे गो टू हिल स्टेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर। ऐसा कुछ समझ में आई बात कि नहीं? शिमला है, दार्जिलिंग है, मनाली, हर जगह मॉल मिल जाए और हर जगह मॉल रोड भी मिल जाएगी। चलिए, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रिटेन में, लंदन में मॉल सबसे अच्छी जगह है और उसी के नाम पे हम लोग कहते हैं आज भी फख्र से हम मॉल जा रहे हैं कि वो मॉल लंदन का। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो दैट इज, उन्होंने हमारी मेंटेलिटी को बदल के रख दिया, जो हमारी कल्चरल वैल्यू थी। और वो उसके बाद जो आने वाली सरकारें थी वो भी ब्रिटिश के रूल्स की फॉलोवर थी। उन्होंने कुछ संविधान में ज़्यादा चेंज नहीं किया, ब्रिटिश का पूरा संविधान अपना लिया। तो उस वजह से हमारी जो मेंटेलिटी हम भूल ही गए कि हम क्या। अब आगे की बात नाउ, ये बात बताई गई है कि इट इज 1/4 ऑफ द जीडीपी। इसके अगले पेज पे, यहाँ पे देखो, इसके अगले पेज पे क्या लिखा गया है? हम विश्व में कितना जीडीपी, एक बोल्ड वर्ड में लिखा है, हम कितनी जीडीपी कंट्रीब्यूट करते थे? 1/4। 1/4 चाइना करता था, 1/4 हम करते थे और बाकी 50% पूरे 192 देश, 2 देश मिलके 50%। बट आफ्टर लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, ठीक है, हाँ, मतलब 2 ही लोग करते थे, 25% हम करते थे। 2 लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, कौन? एक चाइना एंड इंडिया। सो बिफोर कॉलोनियल ईरा क्या हुआ निशान? बिफोर कॉलोनियल ईरा इंडिया एंड चाइना वर, ठीक है, लार्जेस्ट इकोनॉमी। चाइना सिल्क और साथ में इस तरीके के चाइना क्ले, चाइना के बर्तन तुम देखते हो, चीनी मिट्टी के बर्तन, यस सर। तो वो 2 चीज, सिल्क को करता था और साथ में ये इस तरीके से चाइना क्ले को। और इंडिया क्या क्या करती थी? इंडिया कॉटन, स्पाइसेस, मसलिन। मसलिन का मतलब महीन कपड़ा, जूट, ये चाइना करता था। और इंडिया क्या क्या करती थी बोलो? स्पाइसेस, कॉटन और ये मसलिन। मसलिन का मतलब होता है ऐसा महीन कॉटन का कपड़ा जो माचिस की डिब्बी में साड़ी आ जाए, इतना महीन। ऐसे अभी भी जयपुर में मिलते हैं, बहुत पतले हाँ, वो मसलिन क्लॉथ, ठीक है, दैट इज जिससे पनीर छाना जाता है, अभी भी छाना जाता है ना पनीर जिससे। ये सब चीजों को इंडिया करती है। अब जरा देखिए, और ग्रेन्स के भी एक्सपोर्ट करते हैं, ये इंडिया करता था। तो दोनों लोग ये ज्यादा थे, हाउ एवर ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया, ये चाइना करता था। अब आगे की बात देखिए, तो सबसे पहले मैंने किसका नाम लिया बोलो? हेडिंग देखो अगली, क्या लिखा है? That is the Portuguese, पुर्तगालियों का शासन भारत में रिद्धिमा कहाँ तक सीमित रहा? बताओ किस एरिया में पोर्तुगीज अपने जो इफेक्ट को दिखा पाए? केरला में ही कर पाए वो, कोस्टल रीजन। हाँ, दैट इज द पोर्तुगीज। कॉमर्स एंड एट्रोसिटीज, एंड कॉमर्स एंड एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज क्या होता है? एट्रोसिटीज का मतलब है कि क्या कमियां रही। मैं एट्रोसिटीज का मतलब देखिए, जैसे खामियां, पोर्तुगीज अपना क्यों नहीं कॉलोनियल एरिया बना पाए, इसका मतलब यही है। व्यापार तो किया, सर उन्होंने सिर्फ कमर्शियल एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज का मतलब है क्रूर व्यवहार। क्या हुआ? क्रूर व्यवहार। उन्होंने हमारे साथ क्या कुछ क्रूर व्यवहार किया होगा? यस सर। देखो, तो वो कोझिकोडे में सबसे पहले वास्को डी गामा आया, फिर उसने दैट पोर्तुगीज ने सबसे पहले कप्पड़ या केरला में, सो वास्को डी गामा
reached केरला, केरला और ठीक है इन कोजी कोडे वो जगह का नाम होगा, कप्पड़ वो जगह होगी, ठीक है। Near Kozhikode. इससे यूरोपियन, ये सब यूरोपियन ही तो हैं, ये पूरा ही क्या है, मैं किसी का भी नाम ले रहा हूं तो ये यूरोप है और ये क्या है एशिया, अब दोनों को मिला के क्या कहते हैं यूरेशिया। यूरेशिया। अब देखो एक अगले पेज पे तुम्हारे 88 पे पत्थर भी लगा हुआ है कि 1498 में वास्को डी गामा ने विजिट किया। प्लेग होगा कुछ ना, इससे ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन उसके आने के बाद तुरंत ही तो सब नहीं आ गए होंगे, वो जाके बताया होगा, फिर सब लोग आए होंगे, 1000 सैनिक आए होंगे पीछे पीछे और 1000 कीजिए, तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, दैट इज प्लेग इन कोझिकोडे, जिससे ये पता चलता है। अच्छा, उन्होंने लोकल रूलर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए, तो पोर्टुगीज ने सबसे पहला काम क्या किया, मेड फ्रेंडली रिलेशन विद, जैसे अगले पेज में तुम्हें डच का दिख रहा है ना, तो अगले पेज में देखो डच कैसे हाथ जोड़े बैठा है, ऐसे ही पोर्टुगीज भी जोड़े बैठे होंगे, तो पोर्टुगीज मेड फ्रेंडली रिलेशंस विद लोकल रूलर्स, लोकल रूलर्स के साथ बनाए, और वो इन्वेंशंस दिखाते थे अपने, हम ये लाए हैं वो लाए हैं, तो ऐसा होता था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले आलू स्पेन से ही चल के आया है, आलू को फिर पहले बटाटा कहा जाने लगा, फिर पोटैटो कहा जाने लगा, तो इस तरीके से अभी भी मुंबई में वहाँ बटाटा वड़ा और गोवा में बटाटा वड़ा ही बिकता है, वहाँ पोटैटो नहीं बोलते हैं, कहते हैं बटाटा ले लो, तो इस तरीके से वो कुछ ना कुछ लाते थे, तो यहाँ के लोग बोलते थे आलू बटाटा ये क्या चीज लाए, खुश हो जाते, वहाँ उत्तर ऐसे कुछ ना कुछ दिखा देते थे, इन्वेंशन दिखा देते थे। तो आगे देखिए, पोर्टुगीज ने आरुष क्या कैप्चर कर लिया, दे कैप्चर्ड गोवा, कब किया आरुष, बता नहीं रहे हो, कर रहे हो, इन 1510, और बगल में जरा देखो, ये जो डाक स्टैंप आया, पोस्टल स्टैंप, इन्हीं रानी ने लड़ाई की, दैट इज पोर्ट टाउन ऑफ उल्लाल, दैट इज कर्नाटका, इन्होंने रानी अबक्का, हाँ रानी अबक्का ने क्या किया, पुर्तगालियों से लड़ाई की, ठीक है। सो रानी अबक्का ऑफ कर्नाटका कन्फ्रंटेड पोर्टुगीज, रानी अबक्का कहाँ की थी, अबक्का नहीं, ऐसे तो लिखा है कि इसमें उलाल कर्नाटक है, उसके बाद एक और रानी आई, उसका भी नाम बताएंगे, दैट इज रानी अबक्का ऑफ उलाल, दैट इज कर्नाटका, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सामना किया, कन्फ्रंटेड का क्या मतलब होता है, कन्फ्रंटेड पोर्टुगीज, लेकिन ये हार गई। फिर इसके बाद कौन आया, रानी अबक्का, ठीक है। नाउ विच पोर्टुगीज कैप्चर्ड, और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पोर्ट कैप्चर कर दिए और कार्टास या पास सिस्टम लगाया। ये मालाबार कोस्ट है, देख लो, ये इंडिया है ना, तो यहाँ पर मालाबार है, यहाँ कोरम अलग नीलगिरी पोस्ट है ये इस एरिया पे, तो ये मालाबार पोस्ट है, कौन सा है, पहाड़ है मालाबार, मालाबार हिल्स में ही बहुत सारे अमिताभ बच्चन ये सब वहीं रहते हैं, बहुत महंगी जमीन है, और इस कोस्ट को क्या कहते हैं, मालाबार कोस्ट। उस मालाबार हिल्स और साथ में नीलगिरी हिल्स, ये सब पूरा मालाबार कोस्ट होता है, ठीक है। और कोंकण, तीन अलग अलग वहां पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। माउंटेन रेंज कौन कौन सी हैं, गोवा के पास कोंकण है, गोवा के पास कौन सी है, कोंकण, कोंकण, और ये लास्ट में नीलगिरी रेंज, कौन सी है, नीलगिरी रेंज।
इनके बीच से ही मानसून आते हैं यहाँ बीच से और भारत में बरसा करते हैं। ठीक, तो मालाबार कोस्ट में उन्होंने कब्जा कर लिया, केरला के कोस्ट में कब्जा कर लिया, और कौन सा सिस्टम चलाया? करतास सिस्टम। दे हैव इशूड पास। पास तभी देते थे जब उनको तुम पैसा दो। इफ यू आर नॉट टेकिंग पास, योर शिप विल बी कैप्चर्ड। सर जो भी शिप्स अरेबियन सी में वहाँ पे रहती थी उनको पास लेना पड़ता हाँ, पोर्टुगीज कैप्चर्ड। पोर्टुगीज ने क्या किया? कैप्चर्ड मालाबार कोस्ट एंड इशूड पास। किसको इशू किया? पास का मतलब है कार्टर्स टू ऑल शिप्स। ठीक है, यूजिंग सी रूट्स। सर वो सिर्फ अरेबियन सी फॉर दैट दे क्या करते थे? चार्ज हैवी मनी। ऐसे नहीं देते थे पास। फॉर पासेस दे चार्ज हैवी टैक्स। वो कहते थे सी रूट ही हमारा है। अच्छा, ऐसे में एक और रानी आई, रानी अबक्का की जो सक्सेसर थे उनका भी नाम था अबक्का टू। सक्सेसर मतलब? हाँ, सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी। वो उन्होंने नारियल के गोले को आग में डाला। जब बिल्कुल लाल हो जाता था, आग जलने लगे ना नारियल का गोला, उस कोकोनट शेल्स, और उसको तोप के मुंह के आगे लगा के फेंकती थी, उनके जहाजों में गिरता था। कई जहाजों में आग लगवा दी, लेकिन अंत में उनकी भी हाल हो। एक तरीका अपनाया उन्होंने, बहुत जहाज जलाए। ठीक है, उनकी कथाएं आज भी किसमें पढ़ी जाती हैं? ट्रेडिशनल जो है यक्ष गंगा। ये देखो उसमें लिखा हुआ यक्ष गंगा में उनकी कहानी आज यक्षगण, यक्षगण यक्षगण डांस ड्रामा है। यक्षगान, यक्षगान। डांस सो ड्रामा। रानी अबक्का टू, रानी अबक्का टू ने भी क्या काम किया? ऑल्सो कन्फ्रंटेड पोर्टुगीज and burnt their ships। यानी कुछ ना कुछ राजाओं ने तो विरोध किया। इतनी ही कहानी है। और अब आगे देख लीजिए, इन गोवा दे एस्टेब्लिश द इंक्विजिशन। इंक्विजिशन क्या होता है? 1560 में वो इंक्विजिशन करने लगे। बोलो क्या होता है? धर्म परिवर्तन। इंक्विजिशन का क्या मतलब है? कि जो स्ट्रिक्टली ब्रिटिश क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो, नहीं तो सजा दी जाएगी। 1560 तक। क्या ये जो इंक्विजिशन है, कहीं तुम इसी को तो एट्रोसिटी नहीं बोल रहे? पहली बात तो वो टैक्स लेते थे, अब धर्म भी बदलने लग गए। इंक्विजिशन का मतलब अगर उनके कल्चर को कोई फॉलो ना करे तो उसको सजा दी जाए। इस बात को जब सर वो धर्म परिवर्तन ये जो भी है सर वो नहीं होता। धर्म जैसे बदल दिया और उसके बाद तुम चोरी चोरी अपने धर्म का पालन कर रहे हो, देन दे विल पनिश यू। इस चीज को क्या कहते हैं? ऑन द नेम ऑफ रिलीजन दे विल टॉर्चर यू। इस चीज को इंक्विजिशन कहते हैं। सर जो उनके धर्म का पालन नहीं कर सकते। हाँ, सस्पेक्टेड ऑफ ओपोजिट। मान लो तुमने उनके धर्म को मान लिया, वो क्या करते थे कि जो तुम उनके धर्म को मानेगा उसको एक रूम देंगे, थोड़ा पैसा देंगे, और तुम फिर लेकिन फिर तुम सोचो चोरी चोरी नहीं, हम तो अपना मानेंगे धर्म, फिर तुमको अंदर लालच दी जाती थी इस चीज को। बाद में ले भी लेते होंगे, हैं? बाद में ले भी लेते होंगे। ले लेते होंगे, बस वो धर्म बदलना उनका मकसद। थोड़े बहुत पैसे भी दे देते थे, $100 में भी धर्म बदल पाए। इन 1560 दे स्टार्टेड। अब मैं सिंपल लैंग्वेज दिखा रहा हूँ। इंक्विजिशन का मतलब है कि रिलीजियस कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन, रिलीजियस कन्वर्जन्स।
ऑन नेम ऑफ दिस दे किल्ड मैनी इंडियंस। इसके आधार पर उन्होंने बहुतों को मारा भी। ठीक है, एक नहीं लगाया करो। ऑन द नेम ऑफ दिस दे किल्ड मैनी इंडियंस। क्योंकि उस समय जो कैथोलिक्स थे ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। पोप लोग जो थे, हैं? एक कैथोलिक थे जो जीसस क्राइस्ट को बिल्कुल बुरी तरह से मानते थे। तो आपको मालूम है क्रिश्चियनिटी में दो वो हैं कि नहीं मालूम है? क्रिश्चियनिटी में एक है जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, उनको क्या कहते हैं? कैथोलिक्स। दे स्ट्रिक्टली फॉलो बाइबल। अगर बाइबल में लिखा है कि सूर्य धरती के चक्कर लगा रहा है और अरिस्टोटल ने बोला नहीं धरती लगा रही है, तो अरिस्टोटल का बोला इसका सर काटो। इतने बड़े साइंटिस्ट तक का वो सर कटवा दिया, बोले माफी हो गई, मुंह से निकल गया, सूर्य ही धरती के चक्कर। तो बाइबल में जो बोलता था उल्टा बोलता था कि अर्थ इज टेकिंग राउंड ऑफ सन, बहुतों का सर कटवा। ये कहते स्ट्रिक्टली कोई बोल ही नहीं पाया, 500 सालों तक कोई बोल ही नहीं पाया, हिम्मत ही नहीं जुटा पाया, किताबों में लिख लिख के मर गए। तो ये कौन थे बोलो? स्ट्रिक्टली फॉलो बाइबल, स्ट्रिक्टली फॉलो किसको करते थे? बाइबल। लास्ट में एक व्यक्ति आया जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, उसने पंपलेट छपवा के कि ये उसका चक्कर, मार्टिन लूथर, उसने सब चर्च में चिपकवा दिया। लोगों ने पढ़ा रहे ये तो पागल बना रहे हैं सब फादर लोगों को, सब एक साथ निकले। मार्टिन लूथर समाज सुधारक होते हैं ना, रिफॉर्मर्स। प्रिंटिंग प्रेस आई, उसने अपने प्रेस में छपवाया कि बाइबल में कुछ और लिखा है, सब गलत सलत बता रहे हैं। फिर उसके बाद एक नया रिलीजन बना जिसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट। तो क्रिश्चियनिटी में दो हैं, कौन कौन से हैं? कैथोलिक्स और दूसरे प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट जो होते हैं हु प्रोटेस्ट एक्सट्रीमिस्ट, वो कहते हैं बस गॉड ही काफी है, बाकी जीसस क्राइस्ट ये सब मत मानो। दे ओनली फॉलो गॉड। बाइबल को नहीं ज्यादा मानते, वो किसको मानते हैं? समझ में आ गई? जैसे तुमको मालूम है कि जैन धर्म में दिगंबर श्वेतांबर हैं और बौद्ध धर्म में हीनयान महायान है, इसी तरीके से जो हिंदू धर्म है उसमें कई जो है शिव को मान शैव हैं, कुछ वैष्णव हैं, कुछ नागा संप्रदाय के हैं, अलग अलग सब में होते हैं कि नहीं प्लान्स? वैसे इनमें भी दो हैं, शिया सुन्नी। इस्लाम में तुमको बता ही दिया था। इस्लाम में कौन कौन से हैं? शिया हैं और दूसरे कौन से हैं? सुन्नी। जो केवल खुदा को माने वो सुन्नी, और जो पैगंबर को माने वो शिया। समझ में आया? पैगंबर मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, वो उनको भी कुछ नहीं मानते। तो ऐसे हर एक में धर्म का बंटवारा हुआ। सबसे ज्यादा हत्याएं इस्लाम में शिया सुन्नी में हुई। लेकिन तुम्हें ये समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया पोर्तुगीज कौन थे? कैथोलिक्स थे कि प्रोटेस्टेंट? कैथोलिक्स दीज आर क्रूएल, जबकि प्रोटेस्टेंट बोले गॉड को मान। वो प्रोटेस्ट किया, मार्टिन लूथर वालों ने प्रोटेस्ट किया ना उसने चर्च, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? प्रोटेस्टेंट। बोले अरे ये तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सब प्रोटेस्टेंट हैं, और एक धर्मी बन गया। सही है? तो तुम्हारे में वर्ड कैथोलिक आया, उसका मतलब तुम समझ गए? कैथोलिक्स का मतलब है अगर तुम जरा सा भी दाएं बाएं किए, बाइबल के इधर उधर की बात की, हमने पहले तुमसे कहा बाइबल मानो, और तुम बाइबल के इधर उधर जरा सा गए, सर काट दिया जाएगा। ऐसे थे कैथोलिक। लाखों लोगों को मारा गोवा में, लिखा है। क्यों लिखा है यहाँ पर? एट्रोसिटीज, क्रूर व्यवहार क्यों लिख दिया? मारा है तभी तो लिखा। आज गोवा की 90% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, इसी वजह से डरा डरा बना डाला। अच्छा, अब तुमको मैंने कहानी बता दी, पोर्तुगीज की बात खत्म हो गई। अब बात करो डच की। अगर डच आया तो क्या उसने इनको हरा दिया होगा? डच का मतलब नीदरलैंड। नीदरलैंड अभी दिखाया था तुमको, तो अगली हेडिंग पढ़ो, द डच। कॉमर्स तो इन्होंने भी किया, एंड कंपटीशन
लेकिन इन्होंने एक्टिविटी नहीं की। कंपटीशन डच का देखिए, समझ में आई बात आपको? सो अब देखो, डच अराइव्ड इन इंडिया ऑन अर्ली 17th सेंचुरी, यानी 1600। तब तक इन्होंने मजे किए। किसने मजे किए? 1498 से समझो 1600। 1490 में 8 के बाद तो 1500 तो हो ही गया। 100 साल तक किसने रूल किया? पोर्तुगीज ने रूल किया। लेकिन पोर्तुगीज ज्यादा सीमित नहीं रहे, वो बस मालाबार हिल्स कर्नाटका तक ही रहे। कर्नाटक भी तो तुम इंडिया में जानते हो कहाँ पे? दैट इज पोर्तुगीज। अच्छा, जो 16th सेंचुरी की शुरुआत है, क्या यहीं से ही 17th सेंचुरी शुरू होती? 1601 से? बोलो कौन आया उस समय? दैट इज 17th सेंचुरी के शुरू में कौन आया? दैट इज डच। 17th सेंचुरी स्टार्ट। अब अगर आगे देखो, वो सबसे पहले कहाँ उन्होंने कॉलोनी बनाई? दे फोकस्ड ऑन कॉमर्शियल डोमिनेंस एंड स्पाइस ट्रेड। उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और कहाँ कहाँ बनाई? सो दे फोकस्ड ऑन कॉमर्स। ठीक है, मोर देन कन्वर्जन। धर्म परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया, किस पर ध्यान दिया? मोर देन कन्वर्जन्स। उन्होंने बहुत सारे मिशनरीज नहीं बनाई। कन्वर्जन्स किसमें होता था? बड़े बड़े चर्च मिशनरी, जानते हो? मिशनरीज में बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ धर्म बदलवा दिया जाता है चुपके से। मिशनरी कहते हैं जिनका मिशन होता है धर्म परिवर्तन करना, उसको मिशनरी कहते हैं। इन्होंने बनवाई। इन्होंने क्या बनवाई? मिशनरी। मिशनरी का मिशन क्या होता है? धर्म को बदलना। ठीक है, मोर देन कन्वर्जन्स। अगर मैं सबको अपने ही फेथ में ले लूं, तो बिना एक पैसा दिए तुम सब लोग मेरा काम करने लगोगे। मान लो, मैं कितनी चालाकी है, अगर मैं धर्म ही बदल दूं, $100 देके धर्म बदल डालूं सबका, तो सब लोग क्या वही काम नहीं करने लगेंगे जो मेरा उद्देश्य पूरा करता है? और सब लोग एंटी इंडियंस हो जाएंगे। कितना आसान काम है, कितनी चालाकी है। थोड़ा सा लालच दे के बोला तुम तो हमारे जैसे हो, हम जानते हैं हम अंदर हेट करेंगे, लेकिन अरे तुम तो हमारे जैसे हो, हमारा रिलीजन है, मारो इन लोगों को, तो तुम जाके मार आओगे फ्री में। ऐसे ये लोग करते थे। मिशनरी बना बना के क्रिश्चियन बनाते जाओ, और बिना पैसे के, बिना सैलरी के अपना काम निकालते जाओ। सही है? दे फोकस। और बोलो इसके बाद उन्होंने कहाँ कहाँ कब्जा किया? सूरत, भरूच, कोचिन, कोचीन। ठीक है, वो पहले उसका नाम कोचिन था। हाँ, नागपट्टिनम, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। वो मसूलीपट्टनम वहां पर है, देख लो। ये सूरत भरूच यहाँ है। दैट इज सूरत, भरूच। सर कोची गिरना। भरूच की मूंगफली, तुमने कभी मूंगफली, बहुत बड़ी बड़ी मूंगफली खाई है? वो भरूच से आती है। हाँ, सूरत भरूच की मूंगफली पूरे भारत में जाती है। और कोचीन, कोचिन, यहीं पे ये कोचीन। और मछलीपट्टनम इधर पड़ेगा। दैट इज मसूलीपट्टनम। और इसी को मछलीपट्टनम भी कहते हैं। इतनी जगह पे उन्होंने कब्जा कर लिया। ईस्ट कोस्ट, इसे क्या नाम दिया? ये वेस्ट कोस्ट है। इन सब जगह दे मेड फोर्ट। इधर ही आए, ये वेस्ट है, कोचिन वेस्ट में है। और ये क्या है? केरला में है कोचीन। अब ये देखो, मेड फोर्ट्स एट सूरत, भरूच, कोचीन एंड मछलीपट्टनम या मसूली। इतना उन्होंने काम किया। अच्छा, उन्होंने भी मालाबार रीजन, तुमको मालाबार रीजन मैंने बता दिया है, तो और दे डिस्प्लेस्ड पोर्टुगीज, दे डिफीटेड एंड डिस्प्लेस्ड पोर्टुगीज।
लो, ये पोर्टुगीज जो है किस तरीके से, ये डच लोग कैसे किसके सामने हैं? दैट इज मरथांदा, सर किंग मरथांदा वर्मा। सर बैटल ऑफ ट्रावनकोर भी केरला में, तुम लोग को मालूम है ये बात कि नहीं मालूम? यस सर ट्रैवल को तिरुवनंतपुरम को ही बोलते हैं। ट्रावनकोर भी केरला में ही है। हाँ। देखो मैं बता देता हूँ, सर बैटल ऑफ कोलेजन का हुआ था वही ट्रावनकोर इज इन विच स्टेट? ट्रैवल को तो कहना है। देखो ये ट्रावनकोर कोचीन के ठीक नीचे, ये देखो सर यहाँ पे भी लिखा है साउथर्न पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट कोचिन के पास। कोचीन के नीचे क्या है? अभी प्रेजेंट टाइम में इसको क्या नाम होगा? इसको ट्रावनकोर को भी क्या कहते हैं? सर कुछ नहीं कहते वही है मुझे किंगडम था पूरा ये मुझे तो तिरुवनंतपुरम जाना है। देख लेते हैं। न्यू नेम ऑफ ट्रावनकोर, मुझको भी जानना चाहिए। अगर ये ऐसा बोलना होगा जरूर कुछ। सर नाम वही है, मैंने ट्रेवल को किंगडम था वो सिटी था। ऐसा तो तिरुविथामपुर किंगडम, उसके पहले का नाम नया कुछ नहीं। ओके सही है। ट्रावनकोर ही है, सही है। सही। और कुछ लोग इज त्रिवेंद्रम द न्यू नेम ऑफ ट्रावनकोर, देख लें ये बोल नो सर पहले ही सर कह दिया रॉकेट वही है, बस वही नाम है। ट्रावनकोर समझ में आ गया? अब देखो होगा तो मैं बता दूंगा। तुम तिरुवनंतपुरम कह रहे हो क्या? हाँ मुझे वही लग नहीं रहा है। था, लेकिन मुझे नहीं लगता। सर है ही नहीं अब देखो, मन से अब देखो इसके बाद क्या हुआ बताइए। इन बैटल ऑफ कोलेशन in 1741 where the forces of Travancore under King Maranda Varma decisively defeated the Dutch। तो ये बड़ी बात है, ये पहला केस मिलता है जब किसी ने यूरोपियन को हराया। इसके बाद कभी भी भारतीय हरा पाए? सो इन 1741 कौन सा बैटल, अगले पेज पे निकालो। 19 1740 बैटल ऑफ कोलाचल। कोलाशल, दैट इज किंग मरथंडा वर्मा। मरथंडा सर इन्होंने डिफीट किया, सी में भी डिफीट कर दिया। डिफीटेड डच ऑन फील्ड एंड सी। इस तरीके से दो चीज तुमने पढ़ ली, पोर्तुगीज का पढ़ लिया और किसका पढ़ लिया? डच का कहानी खत्म हो गया। अब कौन आया? फ्रेंच। यहाँ से डच का आगमन, ये डच। और लेकिन कब तक चला बोलो? 1741। यहाँ से यहाँ तक कौन रहे? समझ आई बात? देखो 100 साल कौन रहे? पोर्तुगीज। उसके बाद 41 ईयर्स तक कौन रहे? डच। लेकिन अब अगली कहानी किसकी है? फ्रेंच कब आई ये तुम बताओ। सर जो 68 दैट इज 1668 का मतलब है वो कब पड़ रहा है? 16, ये बहुत साल होते हैं। 1600 ये तो काफी समय है। 141 कितना है? 141 ईयर्स हुआ, क्योंकि 1600 के बाद 1700 और 1741 कितने पर? बोलो बात समझ आ गई? ये काफी है। अब फ्रेंच का देखो। हाँ हिंदी बोलो। हेलो, कितने ईयर्स हैं? देख लो, काफी समय किया ना। नेक्स्ट कौन था? फ्रेंच। जिसकी तुम फ्राइज खाते हो, उसी का नाम।
कभी खाई है? यस सर। फ्रेंच फ्राइज। इंडियंस जिन्होंने इंडियंस को कॉलोनाइज किया, इंडियंस उनको फ्राई करके खा लिया। फ्राइज। पूरी दुनिया ही खा ली। ये अपने आप कहीं हिस्ट्री में कहीं ऐसा नहीं मिलता। द फ्रेंच कॉलोनियल एम्बिशन। अब तीसरा, एम्बिशन, इनके क्या महत्वाकांक्षाएं थी? They established the first post at सूरत और 1668 में, सब्सिक्वेंटली पुदुचेरी में बनाया 1668, यहीं पे ये आ गया यहाँ पर। 1668 में क्या हुआ? फ्रेंच established फर्स्ट पोर्ट। समझ में आई बात? आपको मालूम होगा शिवाजी सूरत में औरंगजेब के कब्जे में था, 1 करोड़ रुपए लूट के लाए थे वहां से। सर 2 बार। सूरत सबसे रिच था उस समय। अभी भी वहाँ 2000 हीरा व्यापारी वहीं के लोग चाइनीज में जाएंगे, बहुत रिच था। तो अब यहाँ से काम क्या हुआ ये बताओ, पुदुचेरी कहाँ है बताओ? पुदुचेरी इन इंडियाज में यहाँ पे ये इस साइड में कहीं तो पड़ेगा। तमिलनाडु सर मुझे हाँ। नहीं पड़ता है, नीचे देखो। पड़ता है कि तो सर तमिलनाडु। ये देखो आप लोगों को दिखा दें जिससे पता चल जाए। पता है मुझे, पता कहाँ पे। पता नहीं है तो अगर वो लोग देखें, उधर नीचे ही है। ये देखो नीचे ही। सही है। तमिलनाडु में पुदुचेरी देखो, सर तमिलनाडु में सर दिख गया। ओके चलिए। तमिलनाडु में तो उन्होंने कहाँ कहाँ कॉलोनी बनाई बोलो? 1668 में सर सूरत में। सूरत पोर्ट को कब्जा किया दिल्ली पोर्ट। और 1674 में दैट इज पुदुचेरी या पांडिचेरी, उस समय पांडिचेरी कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। पांडिचेरी अच्छा नाम लग रहा है, पांडिचेरी। यहाँ पे बहुत सारे पॉन्ड्स है क्या? हाँ अब जरा देखो, तो इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई ईस्ट एंड डेवलप्ड एम्बिशन ए फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया। अच्छा उनकी महत्वाकांक्षा क्या थी? पूरे इंडिया पे कब्जा करने की। सर फ्रेंच एम्पायर में। हाँ, they developed ambition, और उसके लिए उन्होंने क्या किया बोलो? बोलो। सर ईस्ट इंडिया का। बहुत अच्छा, फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया। ईस्ट इंडिया फ्रेंच कंपनी, एक होती है ईस्ट इंडिया ब्रिटिश कंपनी, एक होती है ईस्ट इंडिया डच कंपनी। हम लोग ईस्ट में आ रहे हैं तो हम लोग को ईस्ट इंडिया कहा जाता था, सब पूरा इंडिया माना जाता था। तो अब जब मैं कहूँ ईस्ट इंडिया कंपनी तो तुम पूछो कौन सी? पोर्तुगीज कंपनी कि डच कंपनी कि फ्रेंच कंपनी कि ब्रिटिश कंपनी? ऐसे नाम में तो ब्रिटिश कहते हैं ना। हाँ, वो हम लोग कहते हैं जो ज़्यादा जानते नहीं, अब तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है ईस्ट इंडिया, उसमें ईस्ट इंडिया डच कंपनी थी, अब यहाँ लिखा है ईस्ट इंडिया फ्रेंच कंपनी। दे वांट टू एस्टेब्लिश ईस्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया को ईस्ट में माना जाता था। सो दे वांट टू एस्टेब्लिश ईस्ट इंडिया फ्रेंच कंपनी, बुक में ही लिखा हुआ, जरा यहीं पढ़ लो। दे वांटेड टू establish ईस्ट इंडिया, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया फ्रेंच फ्रेंच कंपनी। ठीक है, अब आगे देखो। नाउ अभी 11:45 पे कल आपकी क्लास होगी सर। और 1 बजे तक। ये तो मॉर्निंग का टाइम रहेगा, हिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके सर। कल हम हिस्ट्री खत्म कर देंगे। ओके सर।
तो सर, ये इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला। नहीं तो शाम की भी ले लेंगे ना, क्या हम लोग की जल्दी है। ये भी सही। तो पहले हिस्ट्री सुबह पढ़ो, अभी के लिए इतना ही रखो। हम लोग ये ईस्ट इंडिया इसकी स्थापना कल करेंगे।